एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा इमर्जिंग प्लेयर्स थ्रू द ईयर्स का सेकंड एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं कौन से वो दो प्लेयर्स थे जिनको 2010 और 2011 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था। ऑल्दो उस टाइम पे जो अवार्ड का नाम था वो था अंडर 23 प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। और उस टाइम पे कौन कौन से प्लेयर्स थे इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा रिफ्रेशर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता था इसका। तो और उससे पहले जानते हैं कि पहले इसका नाम क्या था, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है अभी हमें मालूम है, लेकिन शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था तब अंडर 19 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड था ये 2008 के टाइम पे। और उसके बाद 2009 से 2012-13 के आसपास तक वो अंडर 23 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड था उसका नाम। एंड देन लेटर ऑन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, एंड देन उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो होता है ये शुरू हुआ था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम जिस तरह से अब हम बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी जल्दी बताया, तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है और आगे आने वाली वीडियोस में हम शायद डिस्कस इस बारे में ना करेंगे, तो थोड़ा रिफ्रेशर हो जाएगा अभी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अ प्लेयर शुड हैव प्लेड लेस देन 5 टेस्ट मैचेस, 20 ओडीआई मैचेस एंड 25 आईपीएल मैचेस। और ये वाला जो अवार्ड है उन्होंने पहले कभी जीता नहीं होना चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इस अवार्ड के लिए। और काफी सारे अलग अलग मतलब ईयर बाय ईयर जो है वो डेट ऑफ बर्थ का जो सीन है वो चेंज होता रहता है। अब ऑलमोस्ट 26 ईयर्स के अंदर अंदर अगर आप ये अवार्ड जीत रहे हैं, मतलब आप खेल रहे हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ये अवार्ड जीत सकते हैं। तो ये रहती है इसकी एलिजिबिलिटी। और अब चलते हैं हम 2010 की तरफ कि कौन सा वो प्लेयर था जिसने 2010 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जीता था। और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे अंडर 23 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड था ये, और उसके साथ में यहाँ पर जो प्लेयर जीते थे ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि उनको ना लेफ्ट हैंडेड एमएस धोनी का नाम दिया गया था शुरुआत में जब वो आए थे। कौन है? सौरभ तिवारी। जी हाँ, सौरभ तिवारी वाज द पर्सन जिनको एक्चुअली ये अवार्ड मिला था 2010 में बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स। और जब वो आए थे तब वो 2008 में जो अंडर 19 इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई थी विराट कोहली की कप्तानी में, उस टीम का हिस्सा थे। एंड लेटर ऑन ही वाज पिक्ड बाय मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के खेमे में 2008 और 9 में इतने मौके नहीं मिले थे उन्हें। उसके बाद 2010 आता है एंड दैट वाज द ब्रेक थ्रू सीजन फॉर हिम। उसके बाद 2010 में उन्होंने 16 मैचों में 419 रन बनाए 30 के एवरेज से, जो कि अच्छी खासी थी। और 135 का स्ट्राइक रेट आता उस सीजन में, और काफी अच्छी अच्छी पारियां देखने को मिली थी। मेरे को अभी भी याद है जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे, जो लंबे लंबे बाल, और एक्चुअली जिस तरह की फिजिक थी उनकी, तो एक्चुअली लगता था कि यार ये लेफ्ट हैंडेड एमएस धोनी जैसे लगते हैं, और झारखंड से ही आते हैं, तो काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस थी उस चीज की। एंड ही आल्सो आइडलाइजेस एमएस धोनी सो मच। तो सबको लगा था शायद से इंडियन क्रिकेट को एक और लेफ्ट हैंडेड एमएस धोनी मिल गया, राइट हैंडेड तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, शायद लेफ्ट हैंडेड एमएस धोनी भी मिल। लेकिन जो करियर था काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन 2010 की उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको इंडिया कॉल अप भी आया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने इंडिया ओडीआई डेब्यू भी किया। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो उनको अंडर 23 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, वहां पे काफी ज्यादा उनकी इमेज बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट बन गई थी, काफी ज्यादा बड़े बन गए थे। और 2011 में फिर आरसीबी ने उनको पिक किया था ऑक्शंस में। और मुंबई इंडियंस के अलावा वो आरसीबी से खेले, दिल्ली डेयरडेविल से खेले, एंड देन राइजिंग पुणे सुपर जायंट से भी खेले। और अगर बात करें यहाँ पे 2017 की, तो जब वो एमआई ने पिक किया उन्हें, तब लगा कि वापस घर आ गए। और 2017 के बाद वो ड्रॉप भी हुआ एमआई से, फिर 2018 में एमआई ने फिर से उनको खरीदा। और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी कि मुंबई इंडियंस ने उनको 2017 में पिक किया ऑक्शंस में, और उसके बाद 2018 में फिर से पिक किया ड्रॉप करने के बाद, 2017 के सीजन के बाद, और फिर 2020 में फिर से उन्होंने पिक किया। काफी ज्यादा लगाव था, लेकिन छोड़ क्यों रहे थे, वो तो होता है शायद से, पता नहीं, जो भी था। लेकिन इस तरह से रहा था उनका करियर। और ओवरऑल अगर करियर की बात करें तो 93 मैचेस का उन्होंने खेला। एंड आल्सो ही रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, और अपना लास्ट डोमेस्टिक मैच भी उन्होंने रिसेंटली खेला इस सीजन में रणजी ट्रॉफी के, और अब वो रिटायर हो चुके हैं। एंड जिस तरह से उनकी थोड़ी इंजरीज का इश्यूज भी रहा था, और इंजरी का जो फैक्टर था वो काफी ज्यादा बड़ा, उनका एक बहुत बड़ा रीजन बन गया था कि जो इनकंसिस्टेंसी थी उनकी बैटिंग में या फिर अवेलेबिलिटी में वो। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें उनको ओवरऑल आईपीएल करियर की, तो 93 मैचेस उन्होंने खेले जिसके अंदर 1494 रन्स थे, यानी कि 1494 रन्स। और एवरेज जो था उनका वो भी कुछ ज्यादा डिसेंट ही था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। एंड देन जो स्ट्राइक रेट था वो भी 120 के अराउंड था, जो ओवरऑल करियर का स्ट्राइक रेट बोले, और 850 लगाई थी। तो जितना पोटेंशियल था, सब लोग यही बात करते हैं कि उतना जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने टैलेंट को। बट अगेन ही वाज द फाइनेस्ट यंगस्टर्स वी एवर गॉट, एंड जिनके पास बहुत पोटेंशियल था, बट वो जस्टिफिकेशन शायद से नहीं आए उतना जितना शायद सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसके साथ साथ अब हम चलते हैं 2011 के प्लेयर की तरफ कि कौन से थे वो प्लेयर जिनको अंडर 23 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, जिसे हम ऑफ कोर्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बोलते हैं। तो वो थे इकबाल अब्दुल्ला फ्रॉम केकेआर। जी हाँ, केकेआर की टीम में जिस तरह से वो खेलते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, और मिडिल ऑर्डर में आकर
आकर अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते थे। कभी-कभी अगर उनको टीम को रिक्वायरमेंट होती थी कि भाई आप जाके रन्स बनाएं, तो वहां पे वो भी खड़े रहते थे कि हाँ मैं बना लूंगा रन्स। और काफी ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर थे वो। जो इस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, सबको लगता है ऑर्डिनरी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फिंगर स्पिनर है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो गेंदबाजी करते थे, बहुत ही स्मार्टली गेंदबाजी करते थे। जो लाइन और लेंथ एडजस्ट करते थे अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन, और जो प्लान्स बनाते थे, एग्जीक्यूशंस करते थे, वो काफी इंटरेस्टिंग थी। और हमेशा काफी हैंडी लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं कोलकाता की टीम के लिए, स्पेशली काफी ज्यादा उन्होंने विकेट्स भी निकाली है। और ऑफ कोर्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी लिया था। तो उस साल की बात करेंगे 2011 की। इकबाल अब्दुल्ला ने 15 मैचेस खेले थे केकेआर के लिए उस सीजन में 2011 में, और 16 विकेट्स निकाली थी विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.1। बड़ी गजब, मतलब क्या बात करें, इतनी जबरदस्त इकोनॉमी रेट से आप गेंदबाजी कर रहे हो, वो भी टी20 फॉर्मेट में और आईपीएल जैसे लीग में, तो फॉर श्योर आपके पास बहुत तगड़ा टैलेंट है। उसको जस्टिफिकेशन कितनी मिली आगे जाके ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस वक्त उस साल में उन्होंने काफी अच्छी प्रदर्शन किया था, एंड दैट इज द रीजन कि उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जो अंडर 23 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी बोलते थे उस वक्त पे। उसके बाद जो ओवरऑल करियर रहा उनका इतना ज्यादा इंपैक्टफुल रहा नहीं। उन्होंने 49 के आसपास टोटल आईपीएल में मैचेस खेले, जिसमें 40 के आसपास विकेट्स थी और सिर्फ 88 रन थे टोटल। बल्ले से इतने रन आए नहीं थे जितना आप सोचते, या फिर जो पोटेंशियल वो होल्ड करते थे एज एन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर ही सही, लेकिन अच्छा बल्लेबाजी करते थे वो। और उसके बाद अगर हम बात करें कि कितनी टीम्स के लिए ये खेले हैं, तो इकबाल अब्दुल्ला खेले हैं आरसीबी के लिए, केकेआर के लिए और राजस्थान रॉयल्स के लिए। ये 3 टीम्स थी जिनके लिए वो एक्चुअली फीचर किए थे। और उसके बाद अब यहाँ पर वो डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हुए नजर आते थे, बट उन्होंने वहां से भी रिटायरमेंट ले लिए। तो मेरे को लगता है कि अब जो ओवरऑल सिनेरियो था उस वक्त के हिसाब से, उनको शायद वो जस्टिफिकेशन नहीं मिली। इंडिया कॉल अप का काफी टाइम तक वो वेट करते रहे, बट आया नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन करते रहते थे इकबाल अब्दुल्ला, लेकिन अब तो आपको कमेंट्री में भी दिखाई देते हैं वो। तो उन्होंने एक नया करियर स्टार्ट जरूर किया है, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल उस समय की प्रदर्शन था, उस समय का जो ओवरऑल इंपैक्ट था, वो काफी ज्यादा था। 2011 के टाइम की अगर हम बात करें, केकेआर के लिए काफी इफेक्टिव थे। अब देखना होगा कि इस साल कौन से बनने वाले हैं वैसे 2024 में, लेकिन हम आगे आने वाली सीरीज में और भी सालों की बात करने वाले हैं। तो 2011 तक हमने बात कर ली है, 2012 और 13 में कौन कौन से प्लेयर्स थे वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप कहीं जाना मत, यहीं पे रहना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी आ रही है इमर्जिंग प्लेयर्स की हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और बहुत सारी स्टोरीज आती रहती है, साथ साथ आपको प्रीव्यूज मिलते रहते हैं मैचेस के कि कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं जिनके आप जिन पे नजर रख सकते हो, एंड प्रोबेबल 11 सब चीजें मिलती है यहाँ पे, डिस्कशन पॉइंट सब कुछ होते हैं। तो जरा सब्सक्राइब कर देना वहां पे चैनल को, और उसके साथ साथ बने रहना जय शर्मा के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ में इमर्जिंग प्लेयर्स थ्रू द ईयर्स की भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।